नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो किसी भी मोमेंट में कोई सा भी कैमरा हो आपकी जो कैमरा सेटिंग होती है उसमें एक्सपोजर सेटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि क्या आप शटर स्पीड लगाने वाले हैं, क्या आप अपर्चर लगाने वाले हैं, क्या आप आईएसओ लगाने वाले हैं, ये आपकी पूरी पिक्चर की एक्सपोजर को निर्धारित करती है कि आपकी पिक्चर कैसी आएगी। अगर आपने इनमें से कोई सा भी एक पैरामीटर सही चुना नहीं तो आपकी पिक्चर या तो अंडर एक्सपोज हो जाएगी या ओवर एक्सपोज हो जाएगी। तो जब भी आपको अपना एक्सपोजर इंश्योर करना होता है तो आपके पास दो तीन तरीके होते हैं। या तो आप उसको ऑटो मोड पर डाल दें कैमरे को, या आप मैनुअल तरीके से पिक्चर्स को लें। तो मैनुअल तरीके से जब आप पिक्चर लेते हैं तो नॉर्मली हम अपना आईएसओ पहले से एडवांस में फ्रीज़ कर देते हैं कि इस लोकेशन के हिसाब से या आज की जो एम्बियंस है उसके हिसाब से या इस पर्टिकुलर जगह पे जो मेरी लोकेशन है उसके हिसाब से क्या आईएसओ सही रहेगा। तो एक कोई भी सेफ, मान लीजिए अगर अच्छी धूप खिली हुई तो 100 आईएसओ लगा देते हैं, थोड़ा सा शेडो है, थोड़ा सा बदली छाई हुई है तो 400 आईएसओ लगा देते हैं, कमरे के अंदर आके पिक्चर लिया तो 800, 1200, 1600 आईएसओ लगा देते हैं, या रात का समय है, लाइट थोड़ी सी और कम हो गई है तो हम उसमें 1500, 1600 या 2000, 3200 इस तरह का आईएसओ लगा के छोड़ देते हैं। एंड अकॉर्डिंगली फिर नॉर्मली हम अपना कैमरे का जो शटर स्पीड होता है वो भी अपनी सिचुएशन के हिसाब से फ्रीज़ कर देते हैं कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा तेज़ मूवमेंट नहीं हो रहा है तो 1/125 लगा के छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट हो रहा है तो 1/250 या 1/300 लगा के छोड़ देते हैं। और अपर्चर अपने हिसाब से हम सेट करते रहते हैं कि कहाँ किस समय क्या ज़रूरत है, तो हम अपर्चर उसके अकॉर्डिंगली सेट कर देते हैं। पिक्चर का एक्सपोजर हमारा सही आता रहता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है कि यहाँ पर क्या लाइट कंडीशन रहेगी, मुझे कितने फास्ट चीज़ों की या कितने स्लो चीज़ों की फ़ोटो लेनी रहेगी, तो शटर स्पीड क्या लगाना है वो हम बड़ा अनसर्टेन रहता है। या अगर मान लीजिए आपको अपनी मर्जी का एक फ़िक्स्ड अपर्चर चाहिए, जैसे मान लीजिए आप ग्रुप फ़ोटो ले रहे हैं तो ग्रुप फ़ोटो लेते समय आप चाहेंगे कि मेरा थोड़ा सा एक स्वीट स्पॉट टाइप का अपर्चर हो जहाँ पे शार्पनेस पिक्चर में अच्छी आए और डेप्थ भी अच्छी आए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना अपर्चर लगाना चाहेंगे। किसी बच्चे का पोर्ट्रेट या किसी ब्राइड का पोर्ट्रेट ले रहे होंगे तो आप चाहेंगे कि हम उसमें थोड़ा सा छोटा मतलब बड़ा अपर्चर लगाएंगे, 2.8 लगाएंगे, 3.5 लगाएंगे, 1.8 लगाएंगे, सो दैट हमारी पिक्चर में एक सॉफ्टनेस और बुक के इफेक्ट आए और सेपरेशन बैकग्राउंड के साथ में आए। तो होता क्या है, इन सारी चीज़ों में वेरिएबल इतनी तेज़ी से बदलते रहते हैं कि बार बार आप एक्यूरेटली चीज़ों को सेट नहीं कर पाते हैं। तो जब आप बार बार एक्यूरेटली सेट नहीं कर पाते हैं तो फिर आप ऑटो सिस्टम का सहारा लेते हैं। तो या तो आप ऑटो अपर्चर लगा देते हैं या आप ऑटो शटर लगा देते हैं या फिर आप प्रोग्राम मोड लगा देते हैं। तो प्रोग्राम मोड तो मैं कभी किसी को एडवाइजेबल नहीं बोलूँगा, एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि प्रोग्राम मोड एक ऐसा मोड होता है कि उसमें कैमरा आपका कितना शटर स्पीड लगाएगा और कितना अपर्चर लगाएगा ये आपको नहीं मालूम रहता है। वो अपने हिसाब से दोनों को बेस्ट कॉम्बिनेशन लगा के दे देता है। तो क्या डेप्थ मिलेगी, कई बार उसमें आपका पिक्चर जो है आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं, कई बार क्या होता है उसमें क्या शटर स्पीड लगाएगा उस हिसाब से मोशन ब्लर आ जाता है। तो बेस्ट तो ये है कि या तो आप ऑटो शटर लगाइए या आप ऑटो अपर्चर लगाइए। लेकिन इसके अलावा एक जो बेस्ट सॉल्यूशन है जो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि चूँकि आपके पास कैमरे में सारे तरह के प्रोविज़न दिए हैं और फोटोग्राफी की आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप वही सेटिंग लगाइए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो उस समय। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर मैं स्पोर्ट्स की शूट करने आया हूँ, मुझे मालूम है कि मेरा कैमरा जो है 500 शटर स्पीड से नीचे मुझे अलाउ नहीं करेगा, नहीं तो मेरी पिक्चर में मोशन ब्लर आने के चांसेस हैं।
तो उस केस में क्या होगा कि मैं 1/500 लगा दूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मेरी तो 1/250 से काम चल जाएगी, इससे ज़्यादा फास्ट स्पीड यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा, जैसे शादी का फ़ोटो है, डांस चल रहा है या कुछ भी इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, तो 1/250 इज़ मोर देन सफिशेंट, तो मैं वहाँ पे 1/250 लगा के फ्रीज कर दूंगा। उसी तरीके से अगर मैं कार रेस की या बाइक रेस की पिक्चर लेने गया हूँ तो वहाँ पे मुझे कम से कम 1/1000 1/2000 की शटर स्पीड चाहिए ही चाहिए, तो वहाँ पे मैं 1/2000 1/1000 1/2000 शटर स्पीड लगा के छोड़ दूंगा। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि पिक्चर में मेरी डेप्थ भी मेरे हिसाब से आए, तो मान लीजिए मैंने कोई सा भी शटर स्पीड लगाया है, लेकिन मैं अपर्चर भी अपने हिसाब से चाहता हूँ कि मेरे को कम से कम इतनी तो चीज़ें रहें कि शार्प पिक्चर मेरी आगे पीछे की कम से कम इतनी डेप्थ मुझे मिल जाए। तो 5.6 है, 7.1 है या 8 अपर्चर लगाना चाहूँगा तो मैं लगा दूंगा उसमें। या उसी तरह से मैं अगर किसी पोर्ट्रेट लेना चाह रहा हूँ तो मैं 3.5, 2.8 या 4 या 1.8 जो भी समझ में आएगा मुझे वो अपर्चर लगा दूंगा। ठीक है, अब ये मेरा अपर्चर भी फिक्स हो गया और मेरा शटर स्पीड फिक्स हो गया। तो अब मेरे पास क्या बचा, ISO बचा। ठीक है, फाइन। अब आपकी पूरी पिक्चर की कंट्रोलिंग जो है ISO से होगी। यहाँ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि मेरा बिल्कुल इतने सालों का एक्सपीरियंस है। पुराने कैमरों की बात अलग है कि पुराने कैमरों में थोड़ा सा ISO बढ़ा देने से नॉइज़ आ जाते थे, क्योंकि उस समय जब फिल्म कैमरे के ज़माने की बात करते हैं उस समय ही ये टैबू बना हुआ है कि ज़्यादा ISO की पिक्चर लेने पे ग्रेन्स आ जाते हैं, नॉइस आ जाते हैं। तो उस ज़माने में 100-200 ISO से ज़्यादा फिल्म यूज़ नहीं की जाती थी। इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी में हम लोग 1600 ISO तक की फिल्में यूज़ करते थे और बिना फ्लैश के पिक्चर लेते थे, तो उस समय उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में वैसे ही मशीन वगैरह में ग्रेन्स और नॉइस का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन जहाँ आप किसी ह्यूमन बीइंग की पिक्चर्स ले रहे होते हैं तो थोड़ा सा ग्लैमरस पिक्चर चाहिए होती है, तो हर किसी को लगता है कि फेस पे या किसी तरह का कोई ग्रेन नहीं आना चाहिए। तो बीच में जो DSLR कैमरे आए थे उसमें ISO 3000, 3200, 3600 इस तरह के थे, तो उस ज़माने में 1200, 1600 इस तरह के ISO तक यूज़ कर लिया जाता था। उसके ऊपर लोग एडवाइस नहीं करते थे कि उसके ऊपर जाओगे तो ग्रेन्स आने लगेंगे। अब आजकल मिररलेस कैमरे आ गए हैं। मिररलेस कैमरे में क्या है कि आपके 32,000 ISO तो एक आम बात है, हर कैमरे में 32,000 तो मिनिमम होता ही है। कुछ कैमरों में 51,200 तक है और कुछ कैमरे में 1,06,000 तक का भी ISO होती है। तो ऐसे कैमरों में 20,000 ISO तक जाना तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप किसी भी ISO पे पिक्चर लीजिए, बिल्कुल बेहिचक होकर लीजिए, पिक्चर आपकी बहुत अच्छी आएंगी, नॉइस नहीं आएगा। ख़ास तौर पे जहाँ पर लाइट बहुत अच्छी होती है वहाँ तो नॉइस आएगा ही नहीं। तो अब आपने अपर्चर फिक्स कर दिया है, अब आपने शटर स्पीड फिक्स कर दी है, अब आप ISO वैरी कर करके पिक्चर्स लेते रहिए। और अभी जो मैंने आपको जो पिछले वीडियो में आपको जो हिस्टोग्राम का आपको थ्योरी बताई थी, ख़ास तौर पर जब भी कहीं शूटिंग कर रहे हो हिस्टोग्राम को ऑन करना बहुत आसान होता है। आप अपने कैमरे के मेनू में जाइए और कैमरे के मेनू में जाकर जो डिस्प्ले में देखिएगा उसमें जहाँ पे हिस्टोग्राम लिखा रहता है उसको आप एनेबल कर दीजिए। तो जैसे ही आप व्यू फाइंडर में देखेंगे या आपके डिस्प्ले इस स्क्रीन पे देखेंगे, आपको जो भी आप पिक्चर एम कर रहे हैं उसका आपको हिस्टोग्राम भी दिखेगा। DSLR में आपको व्यू फाइंडर में नहीं दिखेगा, खाली आपके डिस्प्ले में दिखाई देगा। और आपके जो मिररलेस कैमरे रहते हैं उसमें व्यू फाइंडर में भी दिखाई देगा और डिस्प्ले में भी दिखाई देगा। अब आपने अपर्चर फ्रीज़ किया हुआ है, आपने शटर स्पीड फ्रीज़ की हुई है, अब आपके पास खाली ISO बचा हुआ है। तो ISO को लेके आप पिक्चर को अपने एम कीजिए और हिस्टोग्राम को देखना शुरू कीजिए। अब आप धीरे 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 अपना जो ISO है उसको कम ज़्यादा करते रहिए। उसके हिसाब से आपका जो हिस्टोग्राम है या तो लेफ़्ट में जाएगा या सेंटर में आएगा या राइट में जाएगा। अगर वो लेफ़्ट में जा रहा है मतलब आपकी पिक्चर थोड़ी सी अंडर एक्सपोज हो रही है, अगर वो राइट में जा रहा है तो मतलब पिक्चर थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है। मतलब आपका राइट कर्व जो है वर्टिकल कॉलम को टच नहीं करना चाहिए। बेस्ट पिक्चर ये होती है कि आपका लेफ़्ट और आपका राइट का बॉटम जो है दोनों एज को कॉर्नर पे नीचे टच करता रहे और बीच में एक पहाड़ जैसा बन गया हो, वो बेस्ट पिक्चर मानी जाती है। बहुत सारे केसेस में आपको
2-3 पहाड़ दिखेंगे, वो इसलिए दिखते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग डिटेलिंग रहती है, तो उसके हिसाब से आपका मिड टोन भी बताएगा, उसमें डार्क एरिया भी बताएगा और हाईलाइट भी बताएगा। तो तीनों के अलग अलग भी पहाड़ बन सकते हैं, तो उसको आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ओनली थिंग इज़ कि आपके लेफ़्ट एज और राइट एज बिल्कुल जो बॉटम, जो टॉप मोस्ट, मतलब जो बिल्कुल बॉटम मोस्ट जो एज रहती है उसके आसपास होना चाहिए। वहाँ पे आप अपने पिक्चर को रोक दीजिए, उसके बाद ISO बढ़ाना या घटाना बंद कर दीजिए, वहाँ पे आप पिक्चर ले लीजिए। आपकी बहुत ही डिसेंट पिक्चर आएगी जिसमें सब कुछ पूरे डिटेल के साथ में आएगा। ISO कितना लगा हुआ उसको आप बॉदर मत करिए। अब अगर आपको लगता है कि ये एक्सरसाइज भी मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं इसका हिस्टोग्राम देखूँगा और उसके बाद मैं अपना बार बार इसका ISO चेंज करूँगा, कोई बात नहीं। आपने अपर्चर फ्रीज़ किया हुआ है, आपने शटर स्पीड फ्रीज़ की हुई है, आप अपने कैमरे का ISO भी ऑटो मोड पर डाल दीजिए। ऑटो मोड पे जब आप डालेंगे तो वो उसमें एक सवाल पूछता है आपसे कि मैक्सिमम ISO मुझे कितना सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपके दिल में ख्याल हो कि यार मुझे इससे ज़्यादा ISO नहीं लेना है, उतना ISO पे आप उसको लिमिट कर दीजिए। तो मान लीजिए आपके कैमरे की मैक्सिमम ISO कैपेसिटी 51,000 है, तो आप उसको, मेरे हिसाब से तो आप उसको 51,000 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है थोड़ा सा कोई सेफ़ लिमिट चाहिए तो आप उसको 3200 पे कर दीजिए, 32,000 पे कर दीजिए, 25,000 पे कर दीजिए। आपको जितना करना हो आप अपना ट्रायल शॉट पहले ले लीजिए, 10, 12, 50 फ़ोटो जो है अलग अलग ISO पे खींचते रहिए। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि इतने ISO तो मेरे पिक्चर में कुछ नहीं होता है, उस ISO को अपना आप बेंचमार्क बना लीजिए कि इस ISO तक मैं आराम से कंफर्टेबली पिक्चर्स ले सकता हूँ। तो उस वाले जब आप ऑटो ISO लगाएंगे वहाँ पर मैक्सिमम ISO की आप लिमिट फिक्स कर दीजिए। फिर उसके ठीक नीचे वो एक क्वेश्चन और आता है कि मिनिमम शटर स्पीड मेरी कितनी होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप मान लीजिए स्पोर्ट्स की पिक्चर ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा 250 से शटर स्पीड तो नीचे आना ही नहीं चाहिए, नहीं तो मेरी मोशन ब्लर आ जाएगी, तो वहाँ पे आप 250 पे उसको फ्रीज़ कर दीजिए। तो 250 पे जब आप फ्रीज़ कर देंगे तो मान लीजिए ऐसी कोई दुविधा आएगी कि मैं 250 से नीचे जाऊँ या ISO बढ़ाऊँ, तो उस केस में वो 250 से नीचे नहीं जाएगा, वो ISO बढ़ा दिया करेगा। तो उसी प्रकार से आप जो भी आपके मन में सेफ़र लिमिट हो वो आप अपने कैमरे में लगा दीजिए और आप बेफिक्र हो जाइए। आपने ISO ऑटो पर डाल दिया है, मैक्सिमम लिमिट आपने उसकी फ्रीज़ कर दी है, आपने शटर स्पीड की मिनिमम स्पीड को उसको लिमिट कर दिया है। अब आप अपना सिर्फ़ और सिर्फ पूरा कंसंट्रेशन जो है अपने व्यू फाइंडर में लगाइए और अपने सब्जेक्ट को एम कीजिए और कैमरे के एक उसमें बिल्कुल आप तैयार रहिए कि जो भी मोमेंट आपका आता है आप उसी समय शटर दबा दीजिए। आपकी बिल्कुल मनचाही पिक्चर बहुत सही एक्सपोजर के साथ में आएगी। और वैसे भी देखिए कि हमेशा इम्पोर्टेंस जो होती है मोमेंट की होती है, एक्सपोजर की इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं होती। मान लीजिए सही एक्सपोजर लाने के चक्कर में आपने मैनुअल सेटिंग करना शुरू किया तो आपके हाथ से वो शॉट निकल जाएगा। तो इसमें ये रहेगा कि एटलीस्ट आपका कोई भी शॉट कभी मिस नहीं होगा कि सब कुछ आपने कैमरे के ऊपर छोड़ दिया है और कैमरा आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, क्योंकि सब कुछ आपने अपने मनचाही मुताबिक उसमें फ्रीज़ किया हुआ है। तो आपका अपर्चर भी सही लगा रहेगा, आपका शटर स्पीड भी सही रहेगी और अकॉर्डिंगली जो है ISO भी कैमरे में बिल्कुल सही आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो बात थी कि आपने डे लाइट में फ़ोटो खींच रहे हैं, बिना फ्लैश के फ़ोटो खींच रहे हैं या जिस भी लाइट में फ़ोटो खींच रहे हैं फ्लैश को यूज़ नहीं किया है। अब अगर आपको फ्लैश भी यूज़ करनी है, आप रात को कोई इवेंट कैप्चर कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम कवर कर रहे हैं, कोई वेडिंग कवर कर रहे हैं, वहाँ भी आपको बार बार अपनी ये सेटिंग चेंज नहीं करनी है। तो यहाँ मैं आपको बोलूँगा कि आप एक TTL फ्लैश ले लीजिए। TTL फ्लैश की सबसे बड़ी खासियत क्या रहती है कि वो सिचुएशन की एम्बियंस लाइट और आपके कैमरे से और आपके सब्जेक्ट के बीच की दूरी के हिसाब से ऑटोमेटिकली फ्लैश की इंटेंसिटी को वो कंट्रोल कर लेती है। तो मान लीजिए आपने अपने कैमरे के ऊपर TTL फ्लैश लगा दिया और TTL फ्लैश लगाने के बाद
आपने अपना जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपनी सेटिंग फ्रीज कर दीजिए। शटर स्पीड तो अपने हिसाब से आप लगा ही देंगे कि नॉर्मली इवेंट और इस तरह के शूट्स पे 1/125 या 1/250 जो आपको सूट करती है वो शटर स्पीड आप लगा दीजिए। जो आपकी फ्लैश आपको अलाउ करती है, जो उसकी सिंक स्पीड मैक्सिमम शटर स्पीड की हो, वो शटर स्पीड लगा दीजिए। उसके बाद जिस ओकेजन की फ़ोटो आप खींच रहे हैं, मान लीजिए आप ग्रुप फ़ोटो ले रहे हैं या ब्राइड का पोर्ट्रेट ले रहे हैं या कपल शॉट ले रहे हैं या बारात की फ़ोटो ले रहे हैं, उसके हिसाब से अलग अलग समय में आपको अलग अलग अपर्चर की ज़रूरत होगी। जैसे मान लीजिए अगर आप बारात की फ़ोटो ले रहे हैं तो f4 या 5.6 लगाना चाहेंगे। अगर आप ग्रुप शॉट ले रहे हो तो आप मैक्सिमम शार्पनेस लाने के लिए, जो मैंने आपको एक स्वीट पॉइंट की थ्योरी बताई थी, तो आप भी चाहेंगे कि आपके लेंस का जो स्वीट स्पॉट होगा उस पर आप सारी फ़ोटो खींचेंगे। तो जो भी आपके लेंस का स्वीट स्पॉट हो वो अपर्चर अपने कैमरे में लगा दीजिए। आपने शटर स्पीड फ्रीज़ कर दी है, आपने अपर्चर फ्रीज़ कर दिया है। अब आप अपने कैमरे में ISO को ऑटो मोड पर डाल दीजिए। ऑटो मोड में डालने से क्या होगा कि आपकी जो भी एम्बियंस रहेगी उसके हिसाब से आपका कैमरा रीड करेगा कि यहाँ मुझे कितने ISO की ज़रूरत है। तो बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसे टाइम में कैमरे का जो एक्सपोजर मीटरिंग मोड है उसको आप नाइकॉन और सोनी का कैमरा है तो उसको आप मैट्रिक्स पर रखिएगा, और अगर आपका कैनन का कैमरा है तो उसको एवेल्यूएटिव मोड पर रखिएगा, सो दैट जो हमेशा आपका बैकग्राउंड जो है आपका उसको रीड करेगा। अदरवाइज़ अगर आपने स्पॉट मीटरिंग कर दी तो आपने सब्जेक्ट को जो अगर स्पॉट किया है तो खाली वो उसकी मीटरिंग करेगा, बैकग्राउंड को मीटरिंग नहीं करेगा। तो सब्जेक्ट तो आप ऑलरेडी फ्लैश से कवर करने जा रहे हैं, तो इसीलिए आप अपना कैमरे में जो है आप मीटरिंग मोड जो है मैट्रिक्स डाल दीजिए या एवेलेटिव डाल दीजिए, और शटर स्पीड अपने हिसाब से डाल दीजिए। फ्लैश को आप ऑटो मोड में डाल दीजिए, TTL मोड में डाल दीजिए, और ISO को आप ऑटो मोड में डाल दीजिए। अब क्या होगा कि जब भी आप किसी शॉट को लेना चाहेंगे तो सबसे पहले कैमरा आपके बैकग्राउंड के हिसाब से आपके कैमरे में कितना ISO लगे, क्योंकि आपने शटर स्पीड फ्रीज़ की हुई है और अपर्चर फ्रीज़ किया हुआ, तो कैमरा इमीडिएटली लाइट के हिसाब से कैमरे के अंदर आपका एक ISO लगा देगा जो वहाँ पे रिक्वायर्ड है। और जैसे ही उसने ISO डिसाइड कर लिया और आप शटर हाफ प्रेस करेंगे तो आपकी फ्लैश से एक प्री फ्लैश निकलेगी, वो रीड कर लेगी कि कैमरे ने कितना ISO लगाया है, कितना अपर्चर, और शटर स्पीड तो ऑलरेडी लगा हुआ है, उसके हिसाब से मुझे कितनी पावर जनरेट करनी है फ्लैश में से, तो उतनी ही पावर जनरेट होगी और आपकी जो भी रिक्वायर्ड पावर होगी उतनी ही निकलेगी और आपका बिल्कुल सही एक्सपोजर आएगा। अब अगर आप मान लीजिए आप अपनी फ्लैश को थोड़ा सा टिल्ट करना चाहते हैं, स्विल करना चाहते हैं या सीलिंग से बाउंस करना चाहते हैं, आप कर दीजिए, उसको सीलिंग से लगा दीजिए या सामने कोई डोम डाल दीजिए, कोई एक रिफ्लेक्टर डाल दीजिए, कोई एक मॉडिफायर डाल दीजिए। आपका फ्लैश अपने आप रीड कर लेगा कि मेरे कैमरे में इतना ISO लगा हुआ है, इसके हिसाब से मुझे कितनी पावर जनरेट करनी है। तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए आपने उसके ऊपर कोई मॉडिफायर लगा दिया है तो थोड़ी सी पावर और रिक्वायर्ड होगी, तो कैमरा अपने आप पावर ज़्यादा निकालेगा। अब इसमें एक चीज़ और फ़ायदा होगा कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं साहब TTL फ्लैश में जब हम फ़ोटोज़ लेते हैं तो कई बार पिक्चर हमारी अंडर एक्सपोज हो जाती है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो जाती है। उसका कारण यही है कि आप जो आपकी ISO लिमिट होती है उसके बाहर चले जाते हैं या उसके बहुत अंदर चले जाते हैं। मान लीजिए अगर आपने 200 ISO ही लगाया हुआ है कैमरे के अंदर और अगर TTL फ्लैश लगा के आपने 20 फीट की फ़ोटो खींचना चाहा तो आपके फ्लैश का चाहे कितना ही गाइड नंबर क्यों ना हो, मैक्सिमम पावर निकालने के बाद भी वो 20 फीट पे जो है फ़ोटो नहीं ले पाएगी। अगर मान लीजिए आपका अपर्चर मान लीजिए 7.1 है, 5.6 है, कुछ इस तरह का लगा हुआ है, तो वहाँ पर तो ISO बढ़ना ही बढ़ना था, लेकिन आपने ISO बढ़ाया नहीं है, इसलिए आपकी पिक्चर जो है अंडर एक्सपोज हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने अपने कैमरे में 800 ISO लगाया हुआ है, आपने अपर्चर भी मान लीजिए f4 लगाया है, 5.6 लगाया, कुछ भी लगाया है, और आप पिक्चर लेते 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 सब्जेक्ट के बिल्कुल नज़दीक चले गए, तो नज़दीक चले गए तो क्या हुआ, आपने 800 ISO लगाया हुआ है, अपर्चर भी आपने f4 लगाया हुआ है,
तो मिनिमम पावर आपके फ्लैश से जो निकलने वाली है 1/132 है, या कुछ केसेस से 1/1256 भी होती है, तो भी आपका पिक्चर जो है ओवर एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि आपका वहाँ पर ISO ज़्यादा है और 1/1/256 की पावर भी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ेगी, उसको 1/132 की पावर जो है वो भी ज़्यादा पड़ेगी। तो इसीलिए अगर बाई चांस अगर वहाँ पे ऑटो ISO लगा होगा, वो इमीडिएटली समझ जाएगा कि मुझे यहाँ पर कितनी ISO लगी हुई है और कितना मेरा शटर स्पीड लगा है, कितना अपर्चर लगा है, उसके हिसाब से मेरे को फ्लैश में से कितनी पावर जनरेट करनी है। तो आपकी कभी कोई पिक्चर जो है ओवर एक्सपोज या अंडर एक्सपोज नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आप सबको फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास TTL फ्लैश है और आपके पास बार बार सही तरीके से सेटिंग लगाने का प्रॉपर टाइम नहीं है, आप बेफिक्र होकर आप अपने कैमरे को ऑटो ISO मोड पर डाल दीजिए और जो अपर्चर आप लगाना चाहें वो अपर्चर लगा दीजिए, जो शटर स्पीड लगाना चाहें वो शटर स्पीड लगा दीजिए। आप सिर्फ अपनी कंपोजिशन पे और टाइमिंग पे और अपने एंगल पे ध्यान दीजिए, देखिएगा आपकी बहुत ही नेचुरल फोटोग्राफी होगी, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन आपका खाली एंगल और टाइमिंग पे रहेगा। और जब आप इस तरह से कंसंट्रेट होकर पूरा सही कंपोज करेंगे पिक्चर्स को, तो आपके पिक्चर्स में एक अलग ही तरह की जान आ जाएगी। आप ये करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये ऑटो ISO का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप यूज़ करके देखिए। अगर इससे आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के भी काम आ सकता है तो उनसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।